ऐसे ही का नाम ये कंबोजवाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। 5 दिनों के पर्व की पूर्व संध्या पर यह खास मनी सेंट्रल। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी बड़ी खबरें हिस्सा हैं हमारे शो का। शुरुआत करेंगे फसल बीमा योजना से जुड़ी एक खबर के साथ। फसल बीमा योजना को सफल बनाने की सरकार की नई कोशिश। क्या कोशिश है ये, क्या ये कामयाब होगी, इस पर चर्चा करेंगे। असंगठित क्षेत्र का सर्वे क्यों करा रही सरकार, क्या क्या जोड़ेगी इसमें, पहले भी सर्वे हुआ था उसका क्या हुआ, ये जानेंगे। भारत में खुलेंगे विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस, क्या है नई गाइडलाइंस में खास, ये समझेंगे। छोटी कंपनियों ने शेयर बाजार से जमकर जुटाया पैसा। एसएमई आईपीओ इस बार जमकर आए, कई साल के रिकॉर्ड टूटे, क्यों हुआ ऐसा, ये जानेंगे। गर्मी ने तोड़े सदियों के रिकॉर्ड, ये दिन की सबसे बड़ी खबरों में खबर होगी। गर्मी ने दुनिया भर में सदियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, क्यों ऐसा हुआ जानेंगे, समझेंगे। इसके असर क्या होंगे, इनको समझा जाएगा। और क्या अमेरिका करेगा अदानी के साथ श्रीलंका में निवेश, जी हां, एक ये भी खबर आई है, इसके मायने क्या हैं ये भी समझेंगे। शुरुआत आपकी थाली से जुड़ी खबरों के साथ, जैसे हर बार मनी सेंट्रल में होती है। आज चर्चा है जीरे पर। जीरे की खेती के रफ्तार पकड़ने से पहले ही इसकी कीमतों में गिरावट शुरू हो गई है। बीते एक महीने के दौरान जीरे का भाव 17% तक टूट चुका है। गुजरात की राजकोट मंडी में एक महीने पहले औसत भाव 51,500 रुपये प्रति क्विंटल था, जो अब बुधवार को घटकर 42,500 रुपये रह गया है। इस साल भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था। हालांकि शुरुआती खेती पिछले साल के मुकाबले अभी पिछड़ी हुई है। 6 नवंबर तक का डेटा हमारे पास है। 1542 हेक्टेयर में जीरे की खेती दर्ज की गई है। पिछले साल इस दौरान 3866 हेक्टेयर की खेती हो चुकी थी। सर, जीरे में फिर गिरावट की वजह क्या है? अभी तो खेती भी पिछले साल से पिछड़ी हुई है, फिर भी 17% का ये गिरावट। जीरा पूरे इन्फ्लेशन बास्केट में जहाँ स्पाइसेस की महंगाई थी, उसमें जीरे ने पिछले एक साल में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया था, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और हमने आपको बीच बीच में बताया भी था कि जीरे की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। जीरे में काफ़ी स्पेकुलेटिव प्रेशर भी बनता दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये है कि पिछले साल से बेहतर बुवाई के संकेत मिल रहे हैं कई सारे इलाकों में गुजरात के। और उस वजह से अब जो मंडियों में खबरें पहुंच रही हैं, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि इस साल जीरे का उत्पादन पिछले साल से बेहतर रहेगा। और चूंकि कीमतें पहले ही काफ़ी ऊंचाई पर थीं और बल्कि बीच में निर्यात को लेकर भी मुद्दे उठे थे, इसलिए भी वजह है कि जीरे की कीमतों में कमी आई है। तो इसलिए जब महंगाई के आंकड़े हमारे सामने आएंगे तो उसमें शायद स्पाइसेस की महंगाई में हमें थोड़ी सी कमी जीरे की कीमतें घटने के कारण दिखाई दे सकती है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों के लिए आकर्षक बनाने के लिए नए प्रयास शुरू कर रही है। इसमें कई तरीके के ऑफर जोड़ सकती है। हालांकि अतिरिक्त सब्सिडी नहीं दी जाएगी। इन ऑफर्स के लिए ये तय है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ने वाले किसानों की संख्या में कमी आई है। वित्त वर्ष 18-19 में इस योजना से 3 करोड़ 73 लाख किसान जुड़े थे, जो 22-23 में घटकर 3 करोड़ 16 लाख रह गए। सर, कौन कौन से नए प्रोडक्ट लाए जाएंगे और क्या बदलाव किए जाएंगे? फसल बीमा योजना को लगातार किसी तरह से ठीक करके चलाने की कोशिश की जा रही है। उत्साह बहुत अच्छा नहीं था। इससे पहले कई सारी समस्याएं भी आई थीं। ऑडिटर्स की रिपोर्ट्स में भी फसल बीमा योजना पर सवाल उठे थे। बीमा कंपनियों की तरफ से सही ढंग से कामकाज नहीं किया गया था। अब फिर इसकी एक बड़ी ओवरहालिंग, इसका पुनर्गठन किया जा रहा है और 2 महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें जोड़ी जा रही हैं, जिसके बाद सरकार की उम्मीद रहेगी, कोशिश रहेगी कि फसल बीमा योजना किसी तरह से सक्रिय हो सके। और भारत को इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि भारत में मौसम की मार के कारण पिछले एक साल के दौरान हमने तमाम जगह फसलों में बड़ा नुकसान होते देखा है। तो 2 चीज़ें, फसल बीमा योजना को सामान्य फसल से आगे बढ़ाकर अन्य चीज़ों से भी जोड़े जाने की तैयारी चल रही है, जिसमें ये कि फसल बीमा योजना कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेकर आएगी जो एक कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्रोडक्ट होगा, होलिस्टिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट होगा, जिसमें किसान को लाइफ इंश्योरेंस भी मिल सकेगा, जिसमें उसको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिल सकेगा, मेडिकल इमरजेंसी के लिए, चिकित्सा जैसी ज़रूरतों के लिए भी बीमा का कवरेज मिल सकेगा। और इसके अलावा जो ट्रैक्टर्स हैं या जो बाकी उसके एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स हैं, उनका रिस्क भी, उनको होने वाला नुकसान या बाकी चीज़ें भी इसमें कवर की जाएंगी। चुनौती यह है कि ये सारे प्रोडक्ट लाने के बाद सब्सिडी का ढांचा क्या होगा, क्योंकि अभी सब्सिडी का ढांचा केवल फसलों तक सीमित है और फसलों पर सब्सिडी दी जाती है अगर फसल बीमा के तहत तो वो फसल कवर होती है।
बड़े बदलाव शुरू हो रहा है, इस नए मॉडल पर काम शुरू हुआ है। दूसरी चीज़ ये कि जो इसके इंटरमीडियरीज हैं, यानी जो बीच की संस्थाएं जिनके जरिए ये बीमा योजना लागू की जाती है, उसमें पुरानी व्यवस्था में, पुरानी फसल बीमा योजना में जो बैंक्स को, पोस्ट ऑफिस को और जो सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर थे, जो सेवा केंद्र थे, वहाँ से बीमा बेचा जाता था। अब सरकार शायद इसमें एजेंट्स को भी लाने की कोशिश करेगी, यानी इसमें एजेंट भी अपॉइंट किए जाएंगे और जो बीमा कंपनियों की तरफ से अपॉइंट किए जाएंगे, जो बीमा कंपनियाँ इस फसल बीमा योजना को अंडर राइट करेंगी, उनके एजेंट भी गांव में जाकर अब बीमा बेचेंगे। ये नई कोशिश है, इसके नतीजों का इंतजार रहेगा। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक यानी सिडबी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने माइक्रो फाइनेंस संस्थानों को पेमेंट एग्रीगेटर से सावधान रहने के लिए आगाह किया है। उनका कहना है कि माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के डेटा का इस्तेमाल करके भविष्य में पेमेंट एग्रीगेटर ऐसी दरों पर कर्ज देना शुरू कर सकते हैं जो माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के लिए संभव नहीं होगा। सर, किस तरीके से डेटा चुराया जा रहा है? सिडबी की एक रिपोर्ट आई है, भारत माइक्रो फाइनेंस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कई सारी जानकारियां हैं, पर इसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सिडबी, जो कि भारत का प्रमुख स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक है, उसने ये बताया है कि जो भी पेमेंट एग्रीगेटर्स जिनके साथ काम किए जा रहे हैं, उनके पास बहुत सारी सूचनाएं और कर्ज लेने वालों की हैं, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हों या जो इंडिविजुअल लोग हैं। और इस रिपोर्ट में सिडबी ने ये कहा है कि ये जो डेटा है, इसका इस्तेमाल पेमेंट एग्रीगेटर्स और इन पेमेंट एग्रीगेटर्स को सेवाएं उपलब्ध कराने वाली जो बिग डेटा कंपनियां हैं, बिग टेक कंपनियां हैं, चाहे वो मोबाइल पर काम करने वाले प्लेटफॉर्म्स हों या प्ले स्टोर जैसी सुविधाएं हों, यहाँ से बहुत सारी सूचनाओं की चोरी हो रही है और इसे बचाने की कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल सरकार की तरफ से इस तरीके का कोई फायरवॉल, इस तरीके की व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन ये पहला मामला आया है जबकि एक प्रमुख बैंक ने, एक वित्तीय क्षेत्र ने माइक्रो फाइनेंस से की सुविधा लेने वाले या कर्ज लेने वाले लोगों की डेटा सुरक्षा पर इतना गंभीर सवाल उठाया है। देश के इनफॉर्मल सेक्टर की जरूरत और अर्थव्यवस्था में उसके योगदान के आकलन के उद्देश्य से केंद्र सरकार जल्द पूरे इनफॉर्मल सेक्टर का सर्वे करा सकती है। इस सर्वे में इनफॉर्मल सेक्टर के दायरे में आने वाली मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेड, सारी गैर कृषि इकाइयों के इस्तेमाल में होने वाले उपकरणों वगैरह आदि को शामिल किया जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से इसी तरीके का एक सर्वे 4 साल पहले किया गया था, उसकी रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। क्या जांचने की कोशिश कर रही है सरकार सर? फिर दोबारा नए सिरे से कोशिश हो रही है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर की मैपिंग को लेकर, उसके उत्पादन को लेकर, रोजगार और वहाँ लोगों की कमाई को लेकर कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है। और भारत फिलहाल अभी भी करीब 80% भारत का उत्पादन अनौपचारिक इनफॉर्मल सेक्टर में होता है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज जो आता है, जो सरकार का बड़ा सर्वे है, जिसके आधार पर पता चलता है कि भारत में कौन कौन से उद्योग हैं, उसके भी जो आंकड़े आते हैं वो बताते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा इकाइयाँ 10 लोगों से कम, 15 लोगों से कम कर्मचारियों वाली हैं और इन इकाइयों के उत्पादन के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। और इसीलिए भारत के जीडीपी आंकड़े पर भी हमेशा सवाल उठते हैं कि भारत के जीडीपी उत्पादन में भारत के इनफॉर्मल सेक्टर का योगदान नहीं होता। कॉर्पोरेट के आंकड़े दिखाए जाते हैं और उनमें बढ़ोतरी के आधार पर जीडीपी बढ़ता है। कोविड के दौरान जब हमने भारत में तमाम छोटे उद्योगों को, इनफॉर्मल सेक्टर को बंद होते और कारोबार समेटते देखा था, तो उस समय ये बार बार कहा गया था कि इस सेक्टर की रिकवरी वापस नहीं आई है। अब फिर से नए सिरे से इसकी शुरुआत की जा रही है। प्रधानमंत्री की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, उसने दोबारा सिफारिश की है कि नए सिरे से भारत में इनफॉर्मल सेक्टर की मैपिंग की जाए और इसके बारे में जानकारी दी जाए। जैसा शुभम ने आपको बताया कि इससे पहले भी हुआ था, पर पता नहीं किस वजह से सरकार ने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। इस तरीके के सर्वे, इस तरीके के आंकड़े अर्थव्यवस्था की साख के लिए, नीतियों को पारदर्शी बनाने के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। यूके के साथ मुक्त व्यापार समझौते को फाइनल करने के लिए भारत की तरफ से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इंपोर्ट पर टैक्स छूट दी जा सकती है। $80,000 या इससे ऊपर की कीमत वाली गाड़ियों पर इंपोर्ट टैक्स को हटाकर 30% किया जा सकता है। ये छूट सालाना 2,500 गाड़ियों तक तय हो सकती है। इसके ऊपर इंपोर्ट होने वाली गाड़ियों पर छूट नहीं मिलेगी। फिलहाल देश में इंपोर्टेड कारों पर 70% से लेकर 100% तक टैक्स लगता है। क्यों कर रही है सरकार ऐसा? सरकार, अगर आपको 2-3 दिन पहले का मनी सेंट्रल याद हो तो हमने ये कहा था कि भारत और यूके के बीच व्यापार समझौते में सबसे बड़ी बाधा ये है। और यूके का जो ऑटोमोबाइल उद्योग है, छोटा सा ऑटोमोबाइल उद्योग है, वो ये चाहता है कि भारत के बाजार में उसे इंपोर्ट ड्यूटीज़ में रियायत मिले ताकि वहाँ के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, खासतौर पर कारें, भारतीय बाजार में बिक सकें। भारत सरकार इस समझौते को किसी तरह करना चाहती है, क्योंकि इस समझौते में के जरिए सरकार को कुछ ना कुछ यूरोपीय बाजार में प्रवेश का रास्ता खुलता मिलेगा। और काफ़ी चर्चा में, सुर्खियों में, एक्सपेक्टेशंस में ये समझौता भारत और यूके के बीच रहा है। और इसमें इस बाधा को दूर करने के लिए सरकार अब पीछे हटने जा रही है, झुकने जा रही है यूके के दबाव के सामने। और यूके के दबाव के सामने झुकने का नतीजा ये कि माना जा रहा है कि कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर कुछ संख्या तक, 2,500 गाड़ियों तक इंपोर्ट ड्यूटी में
को 30% कर दिया जाएगा। फैसला थोड़ा विवादित होने वाला है, इसमें संभावना है, क्योंकि भारत सरकार आमतौर पर तैयार कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी ऊंची रखती है ताकि घरेलू उद्योगों में उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडी भी दी जाती है, प्रोत्साहन भी दिया जाता है ताकि वाहन भारत में ही बन सकें। पर यह समझौता जहां जाकर फंस गया है वहां भारत को ये स्पेशल विंडो खोलनी पड़ रही है यूके के लिए। देखना होगा कि भारत का जो मौजूदा कार उद्योग है वो इस रियायत को, जो खास तौर पर ब्रिटेन को दी जाने वाली, उसे कैसे लेता है, क्योंकि बाकी गाड़ियों के आयात पर तो 70% और 100% इंपोर्ट ड्यूटी है और यूके से आने वाली कारों पर केवल 30% की इंपोर्ट ड्यूटी होगी। और इसके बाद फिर बाकी दुनिया के देश भी भारत के बाजार में तैयार कारों को बेचने के लिए इस ड्यूटी, उस तरीके की रियायत की मांग करेंगे। ये सरकार की तरफ से शायद इस बात का संकेत दिया जा रहा है कि कुछ रियायत इस मामले में दी जा सकती है। ऑटोमोबाइल उद्योग इसे कैसे लेगा, उसकी प्रतिक्रिया पर हमारी नजर रहेगी। देश में विदेशी विश्वविद्यालय जल्द अपने कैंपस खोल सकेंगे। यूजीसी ने इसकी अनुमति दे दी है। यूजीसी की अनुमति के मुताबिक विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने, डिग्री देने, दाखिले की प्रक्रिया और फीस तय करने का पूरा अधिकार होगा। उन्हीं विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति मिलेगी जिनकी रैंकिंग ग्लोबल रैंकिंग में 500 के भीतर होगी। सर, क्या क्या है नई गाइडलाइंस में, क्या खास चीजें हैं? ये हिचक भी अंततः टूट गई। काफी लंबे समय से भारत में सरकार इस मामले पर पहलू बदल रही थी कि विदेशी यूनिवर्सिटीज को भारत में आने दिया जाए या न दिया जाए, उनके कैंपस भारत में आए, उनके डिग्री और उनके कोर्सेज भारत में ना आए। पर अंततः दबाव इस बात का था कि भारत से छात्रों का विदेश में जाना लगातार बढ़ रहा है। लगभग भारत में सारे प्रमुख शिक्षा के सेक्टर्स में, स्ट्रीम्स में भारत का जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है उसके बच्चे विदेश पढ़ने जाने लगे हैं, क्योंकि भारत में उस क्वालिटी की शिक्षा उपलब्ध नहीं है और जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसलिए अब सरकार ने यूजीसी की तरफ से जो नया आदेश आया है, ये भारत के शिक्षा क्षेत्र का एक बड़ा उदारीकरण है, बड़ा शिफ्ट है। भारत विदेशी यूनिवर्सिटीज़ को बुला रहा है, उन्हें भारत में आने की इजाज़त दी जाएगी। उन्हें यहाँ पर अपने ओपन लर्निंग सेंटर भी बनेंगे, उनके स्टडी सेंटर भी बनेंगे। वो फ्रेंचाइजी भी दे सकेंगी भारत में अपने किसी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को, जिनके साथ काम कर सकेंगे। कोर्सेज भी दिए जा सकेंगे, डिप्लोमा, डिग्री, रिसर्च और बाकी प्रोग्राम्स भी दिए जा सकेंगे। भारत के शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी विश्वविद्यालयों का प्रवेश अब होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के बोर्ड ने सदस्य देशों की तरफ से दिए जाने वाले अंशदान में 50% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बोर्ड की इस मंजूरी के बाद IMF में भारत, चीन, ब्राजील जैसे देशों की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हो सकती है। माना जा रहा है कि IMF के बोर्ड ने एक तरह से अमेरिका समर्थित प्लान को मंजूर कर दिया है। क्यों किया जा रहा है सर ऐसा? IMF का कोटा सिस्टम काफ़ी पेचीदा और दिलचस्प है और IMF को दुनिया में कर्ज संकट में फंसे या डूबते हुए देशों की मदद के लिए बड़े बेलआउट देने पड़ते हैं। ये कोटा सिस्टम इस तरह से काम करता है कि जो भी सदस्य होते हैं उन्हें एक निश्चित राशि IMF के फंड में कंट्रीब्यूट करनी पड़ती है और उसी आधार पर उनके ड्राइंग राइट्स तय होते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स तय होते हैं। संकट के समय वो पैसा एक करेंसी जैसी स्थिति SDR की होती है, SDR से वो वापस ले सकते हैं। अब हुआ ये कि G20 की वो बैठक याद करिए, जिस बैठक में तमाम पेशबंदी साल भर चली थी और चीन को इस बात के लिए राजी कराने की कोशिश की गई थी कि वो कर्ज में रियायत दे और कर्ज के रियायत के पैकेज को पर सहमति बनाए। भारत और तमाम देश मिलकर चीन को इस पर राजी नहीं करा सके। G20 की बैठक में वो एजेंडा कहीं पीछे चला गया, कोई घोषणा पत्र नहीं आया, कोई घोषणा नहीं हुई और अंततः दुनिया में कर्ज से प्रभावित देशों की समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। अंततः अब IMF को आगे बढ़कर वो जिम्मेदारी निभानी होगी जिसके लिए वो बना है और चीन का दबाव भी यही था कि ये काम IMF करे, तो IMF के पास तो फंड्स नहीं है। तो अब IMF के बोर्ड में नया प्रस्ताव आया है कि इसके सदस्य देश अपना अपना कोटा बढ़ाएंगे, अपना अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे, जिससे कि IMF की फिनेंशियल स्थिति, IMF की वित्तीय स्थिति मजबूत हो सके और जो ह्यूज डिफॉल्ट सामने आने वाले हैं, सॉवरेन डिफॉल्ट आने वाले हैं, दुनिया के 55 के करीब देश ऐसे हैं जो बुरी तरह कर्ज संकट का शिकार हैं, उन्हें बेल आउट दिया जा सके। तो एक किस्म से ये इमरजेंसी है जो जिस वजह से IMF के बोर्ड ने में बैठक में ये प्रस्ताव लाया जा रहा है। इस कोटा के बढ़ने के बाद दुनिया के देशों को IMF में अपना जिनका कोटा बढ़ेगा उन्हें अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। भारत के पास अभी करीब 13,114 मिलियन SDRs हैं। SDR को करेंसी के तौर पर माना जाता है और भारत का जो शेयर है वो 2.75% है SDR के पूरे बास्केट में। अगर आप दुनिया के देशों को देखें तो भारत का कोटा 8वां सबसे बड़ा कोटा है। आगे बढ़ते हैं यहां से सबसे बड़ी खबरों की तरफ। साल 2023 में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं। यूरोप के वैज्ञानिकों का दावा है कि
1.25 वर्षों में 2023 सबसे ज़्यादा औसत तापमान वाला साल रह सकता है। अक्टूबर के दौरान दुनिया भर में औसत तापमान में हुई बढ़ोतरी के बाद यूरोप के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है। अक्टूबर के दौरान दुनिया भर का औसत तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा है और 2019 में बना रिकॉर्ड भी टूट गया है। 2019 में 16.6% का औसत तापमान था। दुनिया भर में इस जलवायु परिवर्तन के गंभीर आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। सर, किस तरीके के परिणाम सामने आ सकते हैं? हम लोग लगातार मनी सेंट्रल में इकोनॉमिकम में आपको क्लाइमेट चेंज और इसके आर्थिक असर पर विस्तार से बताते रहे हैं। पिछले एपिसोड में इकोनॉमिकम के हाल फिलहाल के एपिसोड में हमने विस्तार से बताया था कि दुनिया के लिए ये साल काफ़ी खतरनाक होने वाला है गर्मी के तौर पर, और इसलिए वो आंकड़े अब सामने आने लगे। अक्टूबर 2023 का महीना दुनिया में सबसे गर्म महीना था, और ये वो महीना था। आमतौर पर इस महीने में उतनी गर्मी नहीं दिखाई देती, और ये वजह ये थी कि एल नीनो का असर पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा था। और एल नीनो के आते ही, इसकी घोषणा होते ही पिछले साल दिसंबर में इस बात की संभावना बनने लगी थी कि जो पहले से गर्म तापमान है वो आगे और भी बढ़ेगा, और यहाँ से पूरी दुनिया पर्यावरण को संतुलित करने की और टेम्परेचर को कम करने की लड़ाई हारती दिखाई दे रही है, जिसकी चर्चा पर्यावरण की शुरुआती चर्चाओं में पिछली सदी के अंत में शुरू हुई थी। और अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पूरा क्लाइमेट चेंज आपके सामने दिख रहा है, जिसके वजह से इस साल दुनिया के हर बड़े देश में कोई ना कोई आपदा जरूर आई। क्लाइमेट चेंज, चाइना में बाढ़ आई, भारत में भूस्खलन और बाढ़ दिखाई दी, यूरोप के हिस्सों में पर्यावरण के बड़े बदलाव हुए, अमेरिका में आग लगी जंगलों में और बाढ़ दिखाई दी। ये सारी समस्याएं अब इस बढ़ते हुए तापमान के कारण दिखाई दे रही हैं। ये चर्चा आर्थिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, और ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो कार्बन टैक्स लगाए जाने की पूरी मुहिम है उसे और ज़्यादा मजबूती देगी, क्योंकि अब दुनिया के देशों को ये लग रहा है कि या तो पर्यावरण के तापमान को संतुलित किया जाए, या जो बना हुआ है वो सब डूब जाएगा, क्योंकि लगातार आने वाली बाढ़, तूफान अर्थव्यवस्था पर काफ़ी भारी पड़ेंगे। ये आंकड़ा उसी तरफ इशारा कर रहा है। इस साल शेयर बाजार में SME कंपनियों के लिस्ट होने का नया रिकॉर्ड बना। इस साल अब तक करीब 150 छोटी कंपनियों के IPO आ चुके हैं। हर लगभग 1.5 दिन में एक IPO आया है, और 2018 में बना रिकॉर्ड टूट गया है। 2018 में 141 कंपनियां SME एक्सचेंज पर अपने IPO लेकर आई थीं। सर, ये ट्रेंड कैसे देखा जाए? आप अगर मनी 9 से जुड़े हैं तो आप लगातार इस ट्रेंड से परिचित होंगे, क्योंकि हम वहाँ के IPO में आपको हर छोटे बड़े IPO के बारे में बताते हैं। विपुल सिंह हमारे यहाँ वो शो करते हैं, और जिसमें हम हर IPO की विस्तार से उसकी क्वालिटी, उसकी मेरिट्स, उसकी डीमेरिट्स पर चर्चा करते हैं। पर भारत में हाल फिलहाल के वर्षों में छोटी कंपनियों के IPO का सबसे बड़ा क्रेज दिखाई दिया। जैसे ही छोटी कंपनियों के IPO का प्लेटफॉर्म खुला, वैसे ही बहुत तेजी से कंपनियों के IPO आना शुरू हुए। इसमें से कम 20 कंपनियां ऐसी थीं जो लिस्टिंग के दिन अपने कीमत से डबल कीमत पर लिस्ट हुई, ये भी था। लेकिन इस IPO की पूरी होड़ की तस्वीर हमें अगले 6 महीने बाद, 7 महीने बाद दिखाई देगी, क्योंकि इन छोटी कंपनियों के वास्तविक आर्थिक परफॉर्मेंस किस तरीके की रही। निवेश की दृष्टि से, छोटे निवेशकों के लिए विकल्पों की दृष्टि से भारत के IPO बाजार का गुलजार होना, IPO बाजार का सक्रिय होना प्राइमरी मार्केट के स्वस्थ होने का संकेत है। पर इसका दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स में लिस्टिंग गेंस हुए, बहुत सारे स्टॉक्स की कीमतों को लेकर भी सवाल उठा। हमेशा IPO 1 साल 1.5 साल बाद, जब कंपनी के नतीजे पहले आते हैं IPO के बाद, तब इस बात से स्पष्ट होता है कि वो कंपनी कितनी मजबूत थी और कितनी तेजी से आगे चल पाई। लेकिन इस सारी परिस्थितियों के बीच भारत के प्राइमरी मार्केट में इस साल काफ़ी सक्रियता दिखाई दी, और ये सक्रियता भी अगले साल भी जारी रहेगी, क्योंकि कई सारे IPO अभी लाइन में हैं। श्रीलंका में अदानी पोर्ट के प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका की सरकार बड़ा कर्ज देने जा रही है। प्रोजेक्ट के लिए US डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से $55.3 करोड़ का कर्ज मुहैया कराया जाएगा। ये कर्ज 20 साल की अवधि के लिए होगा। माना जा रहा है कि श्रीलंका में चीन के दखल को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका की तरफ से भारतीय कंपनी पर दांव खेला जा रहा है। सर, श्रीलंका में अमेरिका पैसा क्यों लगा रहा है? अडानी समूह दूसरा प्रमुख समूह है भारत से, जो श्रीलंका में के पोर्ट सेक्टर में निवेश की तैयारी कर रहा है, और वहाँ एक टर्मिनल में निवेश के लिए अमेरिका की सरकार समर्थित वित्तीय संस्था, उससे अडानी समूह को कर्ज मिलने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। अडानी समूह की तरफ से इस बात की घोषणा की गई। कूटनीतिक तौर पर अगर आप देखें तो जो श्रीलंका का पूरा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चीन के नियंत्रण में है, और हम्बनटोटा एयरपोर्ट चीन ने जो श्रीलंका को कर्ज दिया था, और
श्रीलंका ने उस कर्ज में डिफ़ॉल्ट किया था और वो हम्बनटोटा का पूरा पोर्ट श्रीलंका का पोर्ट चीन के पास है। चीन वहाँ एक रिफाइनरी लगाने की भी तैयारी कर रहा है। ऐसी स्थिति में अडानी के इस प्रयोग को ये माना जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से चीन को किसी तरह से जवाब देने की कोशिश हो रही है श्रीलंका पर। तो इस तरह से श्रीलंका चीन और अमेरिका के बीच एक किस्म की पोर्ट सेक्टर में वार का या खींचतान का माध्यम बन रहा है। अडानी समूह के लिए खास बात है कि अडानी समूह ने धीरे धीरे अपने हाल फिलहाल के सारे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अपने कारोबार को काफ़ी संगठित किया है, सीमित किया है, कई सारे कारोबारों से बाहर निकलने की तैयारी की है और पोर्ट उनका कोर बिजनेस है। अडानी समूह रणनीतिक रूप से उन क्षेत्रों में निवेश कर भी रहा है जहां पोर्ट के उन्होंने उन क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जहां उसे चाइना के सामने प्रतिस्पर्धा के तौर पर खड़े होने का मौका मिलता है। सर, अदानी पर जो पारदर्शिता के सवाल उठे थे जिसका जिक्र अभी आपने किया, उसके बाद क्या आपको लगता है ये निवेश इतना आसान होगा? ये देखना होगा कि अमेरिका के लॉ मेकर्स, अमेरिका की वित्तीय एजेंसियां इस निवेश को कैसे लेती हैं, क्योंकि अडानी समूह पर में निवेश पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अमेरिका की एजेंसियों ने भी काफ़ी सक्रियता दिखाई थी, सवाल जवाब किए थे। तो पारदर्शिता के सवाल अडानी समूह के पोर्ट निवेश में हमेशा रहे। हमें याद होगा कि अडानी समूह का म्यांमार का एक पोर्ट निवेश था जिसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, अमेरिका की तरफ से भी आपत्ति लगाई हुई थी क्योंकि वो पोर्ट की परियोजना जिस सरकार के साथ की गई थी उस सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन के कई सारे आरोप लगे थे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के कई सारे मुद्दे थे और उसके बाद अडानी समूह ने उस पोर्ट से अपने आप को वापस किया था, विड्रॉ कर लिया था पिछले साल, क्योंकि उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी थी, पूरी दुनिया में काफ़ी सवाल उठे थे। तो अडानी समूह के निवेश पर इस निवेश की घोषणा के बाद हमें देखना होगा कि अमेरिका के रेगुलेटर्स, अमेरिका के निवेशक, वित्तीय संस्थाएं, खासतौर पर वो लोग जिन्होंने अडानी समूह में अपने निवेश को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अपना कंपनी से अपना निवेश विड्रा किया था और ये माना जा रहा था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए और मानवाधिकार से जुड़े हुए चीज़ों के लिए और ट्रांसपेरेंसी के लिए अडानी समूह का रिकॉर्ड खराब है, वहाँ से बाहर निकाला था। वो अमेरिकी सरकार के समर्थित वित्तीय संस्था के इस निवेश को कैसे लेते हैं, इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या होने वाली है। रेलिगेयर एंटरप्राइजेस के स्वतंत्र निदेशक ने बर्मन परिवार की तरफ से की गई कंपनी की खरीद को बड़ा फ्रॉड बताया है। इस बारे में रिजर्व बैंक, सेबी, आईआरडीआई और अन्य रेगुलेटर को पत्र लिखा है। बर्मन परिवार ने सितंबर में रेलिगेयर एंटरप्राइज में अधिग्रहण ओपन ऑफर के जरिए किया था। सर, क्या है ये पूरा मामला? ये बेहद सनसनीखेज खबर है आज की। रेलिगेयर एंटरप्राइजेस के अधिग्रहण का मामला काफ़ी समय से बर्मन परिवार और कंपनी के निदेशकों के बीच विवाद में है, लेकिन अब ये मामला काफ़ी बड़ा हुआ है क्योंकि इंडिपेंडेंस डायरेक्टर्स ने सेबी को इस बात के लिए चिट्ठी लिखी और घोषित तौर पर यह कहा कि बर्मन समूह ने इस पूरी डील को पारदर्शी नहीं रखा है। कई सारे फैसले इस डील के साथ ऐसे हुए हैं जिसमें पारदर्शिता नहीं थी और अब यह मामला चूंकि सेबी की अदालत में पहुंच गया, 25 सितंबर 2023 को इसकी ये फैसला हुआ था कि रेलिगेयर एंटरप्राइजेज में बर्मन समूह का निवेश होगा, डाबर के बर्मन समूह का, और उसका टेक ओवर किया जाएगा। लेकिन इसके साथ जो इन्वेस्टमेंट फर्म है जिसका इस्तेमाल किया गया, कुछ और भी इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएट्स थी, उनके कामकाज को लेकर पारदर्शिता के सवाल उठे। ये मामला आज ही खुला है। आने वाले समय में यह घटनाक्रम सेबी और रेगुलेटर्स की प्रतिक्रियाओं के कारण थोड़ा और ज़्यादा खुलकर सामने आ सकता है। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर। वायजूस को अमेरिका की एक अदालत से झटका लगा है। वायजूस ने अमेरिकी कर्जदारों की तरफ से स्पेशल पर्पस व्हीकल में नियुक्त किए गए स्वतंत्र निदेशक के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अमेरिकी कोर्ट का कहना है कि कर्जदारों के फैसले में कुछ भी गलत नहीं है। कर्जदारों ने वायजूस को $1.2 अरब का कर्ज दिया हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टा का संचालन करने वाली कंपनी मेटा ने अपने सभी एडवर्टाइजर से कहा है कि उन्हें ये बताना होगा कि राजनीतिक विज्ञापनों को मैनिपुलेट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। ये नीति फेसबुक और इंस्टा पर लागू होगी। कच्चे तेल की मांग घटने की आशंका से विदेशी बाजार में इसकी कीमतों में दबाव बना हुआ है। ब्रेंट क्रूड का भाव घटकर $80 से भी नीचे आ गया है, जो करीब 3.5 महीने का निचला स्तर है। इस बीच लंदन के बैंक बार्कलेज ने 2024 के लिए ब्रेंट क्रूड के औसत भाव के अनुमान को भी घटा दिया है। इसमें $4 की कटौती की गई है। ब्रेंट क्रूड का औसत भाव $93 रहने का अनुमान लगाया गया है। सरकार की तरफ से स्थापित की गई कोऑपरेटिव नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड की तरफ से भारत ऑर्गेनिक ब्रांड के तहत ऑर्गेनिक दालों की बिक्री शुरू की गई है। ऑर्गेनिक ब्रांड के तहत तुअर दाल, चना दाल, चीनी, राजमा, बासमती चावल और सोना मसूरी चावल की बिक्री होगी। सर, कोई टिप्पणी आपकी?
ऑयल की कीमत में काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाई दिया। अब तेल फिर $80 से ऊपर निकल गया है। दो अर्थव्यवस्थाओं की जो खबरें आई, जो कल 2-3 दिन में आकलन आए, उसका असर दुनिया में ऑयल की डिमांड कमज़ोर होने के तौर पर देखा गया और अमेरिका में अच्छी इन्वेंट्रीज़ का भी असर इस पर दिखाई दिया। चाइना की डिमांड और यूरोप की डिमांड में कुछ कमी आने की संभावना दिखाई दी। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि अगर कि सऊदीज़ और रशिया ने जो अपने उत्पादन में कटौती का कार्यक्रम है उसे दिसंबर तक जारी रखा है और अगर तेल की कीमतों में नरमी का या कमजोरी का कोई भी संकेत, मजबूत संकेत दिखा तो सऊदी और रूस अपने उत्पादन में कटौती के फैसले को और ज़्यादा मजबूती के साथ और दूर तक लागू कर सकते हैं और इसलिए कच्चे तेल की कीमतों में अभी ये उतार चढ़ाव दिखाई देता रहेगा। कीमतें ऐसा लगता है कि $80 और $90 के बीच मूव करती रहेंगी। काफ़ी कुछ इस बात पर भी निर्भर होगा कि अरब और हमास और इजराइल के युद्ध की परिस्थिति अब क्या मोड़ लेती है मध्य पूर्व के देशों में। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये कम्बोज लाल